हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमयू टॉक। माय नेम इज़ मोहम्मद आज़म और आज की जो मेरी बहुत ही ख़ास गेस्ट हैं ज़िक्रा बिन्त आमिर। शी इज़ बेसिकली अ प्री मेडिकल स्टूडेंट और इन्होंने मुझे बताया कि ये महीने में सिर्फ एक दिन स्कूल जाती हैं। सही है? कॉलेज। तो इनको मैंने इन्वाइट किया आज एंड वी आर गोना टॉक अबाउट आर्ट्स एंड वी आर गोना टॉक अबाउट हर लाइफ एंड एवरीथिंग इन जनरल। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़िक्रा, टेल मी अबाउट योर अर्ली लाइफ। आप कहाँ से बेसिकली और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? और खैर तो आप 17 साल की हैं तो इतनी कोई बड़ी उम्र है नहीं आपकी, लेकिन जित छोटी सी उम्र है उसमें आपने क्या क्या किया, मतलब आपकी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ? वैसे बेसिकली पेशावर से ही हैं और नाम तो आप लोगों को मेरा पता है। ज़िक्रा बिन्त आमिर। हाँ, ऐसा सीन है कि PMS से पेशावर मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक तक किया और फिर अब गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हूँ हैदराबाद फेज़ 7 में, वहाँ से FSC कर रही हूँ। FSC कर रही हैं? हाँ, नाम की पता है। और एज अ पैशन साथ आर्ट्स रखा हुआ है और इंशाल्लाह ऐसे प्रोफेशन भी बनाएंगे। अच्छा। अगर फील हुआ कि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, लाइक मुझे तो फील होता है लेकिन मेरे पेरेंट्स को अभी इतना फील नहीं हो रहा ना। अच्छा, तो मतलब हॉबीज़ को एज अ प्रोफेशन अच्छा नहीं होता कि हम मतलब हॉबीज़ को एज अ पैशन रखें और प्रोफेशन कुछ और हो, कि नहीं आपको अपनी हॉबीज़ को ही अपना प्रोफेशन ही बनाना है और पैशन भी रखना है? असल में मेरी ना हॉबीज़ में हॉबी एक होती है, मेरी हॉबीज़ बहुत सारी हो गई है ना, तो मेरे पैशन में भी वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। तो एक चीज़ के ऊपर मैं काम नहीं करी, 10 चीज़ों के ऊपर जब काम करी तो नॉर्मल रूटीन में 10 चीज़ों को आप मैनेज करें तो उसके साथ आप साथ में प्रोफेशनल लाइफ नहीं मैनेज कर सकते। तो बस आप मतलब आपने आर्ट्स को एज अ प्रोफेशन ही लेना है और जस्ट इन केस अगर आपका प्रोफेशन ना हुआ आर्ट्स तो उसके बाद क्या इरादा है? बस फिर उसके बाद जो अल्लाह ने चाहा। लेकिन ऐसे है कि अभी FSC कर रही हूँ, अगर मेडिकल में आगे मेरा दिल चाहता है, पढ़ती तो हूँ नहीं, लेकिन अगर हो जाता है कुछ ना तो फिर उस साइड पे, वरना फिर बिजनेस की साइड पे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इस मतलब प्राइमरी आपका आर्ट्स का वो है। अच्छा, मतलब मैं आपका पोस्ट चेक कर रहा था, आप आई थिंक KLF पे भी, तो वहाँ पे आपका मैंने मतलब आर्ट भी चेक किया था। तो आपने ये शौक़ कहाँ से शुरू हुआ, मतलब आपका व्हेन डिड इट स्टार्टेड कि आपने मतलब शुरू कहाँ से किया? वैसे लोग कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ इस तरह गॉड गिफ्टेड नहीं होती कि आप पैदा ही होते काम करना शुरू कर दें ना। लेकिन मेरे नाना वो पेंटर हैं, वो कैलीग्राफी वगैरह करते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, लेकिन उनका माइंड सेटअप फिर ऐसे हो गया था कि ये गुनाह होता है इस तरह, तो उन्होंने फिर कम कर दिया। सीनरीज वगैरह बहुत अच्छी बनाते हैं और अपनी आर्ट गैलरी भी बनाई थी उधर, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई क्योंकि फिर वो बूढ़े हो गए। अच्छा। तो उनसे इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा उनसे मैंने ली है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको कोई बंदा सपोर्ट कर रहा हो ना बैक पे खड़े होके, तो आप अगर कुछ नहीं भी हैं तो आप कुछ बन जाते हैं, मेरा मानना है। तो आपके पीछे कौन कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे पीछे सबसे पहले मेरे बाबा आते हैं। अच्छा। मेरे सिबलिंग्स आते हैं, मेरी मम्मा आती हैं। ये तो मेरी पहले अब्बू और फिर सिबलिंग्स और फिर अम्मी क्यों? क्योंकि अम्मी से आपको कुछ हुआ है क्या? कि बाबा टॉप पे होते हैं ना, मैं बचपन से बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो बाबा मतलब मेरे लिए दोनों बराबर है, मम्मा बाबा, लेकिन वो कुछ होता है ना कि एक बच्चे की अटैचमेंट थोड़ी लड़कियाँ वैसे भी ज़रा अब्बू की होती हैं और लड़के अम्मी के होते हैं, ये होता है। और सिबलिंग इसलिए आए क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी साइड से अगर मैं देखूँ तो मेरा भाई मुझे करता है। लाइक एग्जीबिशंस में लेके आना जाना, मेरी चीज़ों को सपोर्ट करना, पेज में कोई इशू हो रहा है कुछ भी ना, मेरे बस हर रोज़ का एक मसला होता है, वो इसने सॉल्व करना होता है मेरा वो, तो इसलिए सिबलिंग थर्ड है। मम्मा इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा कहती है तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, वो थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देती है। अच्छा, और मैं वहाँ हूँ नहीं तो इसलिए वो थोड़ा सा। अच्छा, तो होती है मतलब आप ये इस पे फोकस करिए और काम नहीं करती, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये होता है। और वो जरा आपको पता है लड़कियों का मम्मा के साथ कम लगता है घर के कामों की वजह से। पापा कहते नहीं है वैसे। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, इसके अलावा मतलब आर्ट में आपकी कैटेगरीज क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या बनाती हैं आप? मेरे जो आर्टिस्ट देखे हैं ना, वो ऐसे कि एक चीज़ को चूज़ कर लेते हैं कि हमने ये काम करना है, हम उसके ऊपर सारी ज़िंदगी गुजार देंगे ना। एक आर्टिस्ट की वो होते हैं मिसाल देंगे, मगर मेरा मानना ये कि एक आर्टिस्ट वो है जिसे सिर्फ आर्ट का नहीं हर चीज़ का काम आना चाहिए। तो माशाल्लाह मेरा इतना इंटरेस्ट है स्टडी को छोड़ के हर चीज़ में कि मैं हर चीज़ में कहती हूँ कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टिचिंग कर लेती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, हैंड पेंटेड कपड़े वगैरह सारे। इंशाल्लाह कमिंग सून में अपना इसी पे और काम करूँगी कपड़ों के ऊपर कि मैं अपना एक ब्रांड बना सकूँ। अच्छा, मतलब इसी तरह उसका हैंडमेड चीज़ें, हैंडमेड कढ़ाई भी आती है और स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, फिर उनके बाद पेंटिंग करती हूँ। जो मतलब पुराने ज़माने में एक चीज़ थी, पुराने ज़माने में मशीन्स नहीं होते थे, तो
कढ़ाई और हाथों का काम ही होता था, हाथों के काम में पेंटिंग भी इंक्लूड थी, तो मैं वो चीज़ दोबारा लेके आ रही हूँ। वो एस्थेटिक लगता है लेकिन अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड मिल गया है। तो कैलीग्राफी हो गई है, एब्स्ट्रैक्ट हो गई, पोर्ट्रेट पेंटिंग, मतलब आर्ट से रिलेटेड मुझे हर काम आता है। ये नहीं कि मैं किसी एक चीज़ को मैंने चूज़ किया हुआ है कि मैं इसके ऊपर सारी ज़िंदगी गुजार दूँगी, मैंने यही काम करना है। मुझे अगर आप कोई भी काम दें आर्ट से रिलेटेड मैं कर सकती हूँ। अच्छा, और ये एब्स्ट्रैक्ट और पोर्ट्रेट में क्या फ़र्क है? एब्स्ट्रैक्ट और पोर्ट्रेट में ये फ़र्क है कि पोर्ट्रेट जो होता है आप किसी ह्यूमन क्रिएचर को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, पोर्ट्रेट ह्यूमन क्रिएचर को क्रिएट कर रहे हैं। जी, हाँ। आप एक कैनवस के ऊपर एक अपनी क्रिएशन होती है और एक जो आपके सामने ऑलरेडी अल्लाह ताला की क्रिएशन मौजूद है। मैं उस चीज़ के ऊपर काम करती हूँ जो मतलब अल्लाह ताला की क्रिएशन है ऑलरेडी। लेकिन हाँ, मेरी ये वाली पेंटिंग मैंने देख के बनाई है, बट मैंने खुद डिज़ाइन नहीं की हुई, ये डिज़ाइन किसी और ने किया, मैंने सिर्फ उसको कॉपी किया अपनी पेंटिंग में। ये डिजिटल आर्टिस्ट ने डिज़ाइन की थी तो मैंने उसको कॉपी किया। तो एब्स्ट्रैक्ट में और पोर्ट्रेट पेंटिंग में ये होता है कि पोर्ट्रेट में आप फेसेस बनाते हैं, चाहे वो एनिमल्स के हो गए, इंसान के हो गए, या किसी भी चीज़ का फेस हो गया, आप वो डिज़ाइन कर रहे हैं अपने कैनवस के ऊपर, वो पोर्ट्रेट पेंटिंग होगी। फिर आप उसके बैकग्राउंड में चाहे कितनी भी डिज़ाइनिंग कर लें, वो रहेगा पोर्ट्रेट ही। और एब्स्ट्रैक्ट में ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें, वैसे वो कलर कंट्रास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होता है। मुझे कुछ इतनी ज़्यादा उसके ऊपर नॉलेज नहीं है, ना इतनी कभी स्टडी की एब्स्ट्रैक्ट को, बट इतना मुझे पता है कि कैनवस के ऊपर बहुत सारे कलर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, आप उन कलर्स में कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी स्टोरी है जो इसके अंदर छुपी हुई है, जो आपको डायरेक्ट देखने में नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर वो कोई आर्टिस्ट देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि इसके अंदर क्या स्टोरी है। या अगर वो खुद एक आर्टिस्ट जिसने बनाई है वो एक बार बयान कर दे उस चीज़ को, तो आपको पता चलता है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब आप एकदम से देख के नहीं इमेजिन कर सक रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ है, आपको सिर्फ रंग नज़र आ रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें बहुत सारी आपको देखने में वो 5-6 रंग नज़र आएंगे, लेकिन उस हर रंग की एक कहानी होगी और उस हर रंग के पीछे एक कहानी होगी। तो वो सारी चीज़ें एक कैनवस के ऊपर उतारना, उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। अच्छा, और आप जनरली मतलब ये बनाती किस टाइम में है? लेकिन आपका मतलब कोई ख़ास टाइम होगा या किस टाइम आपको अच्छा लगता है? क्योंकि मतलब देखिए, जब एक चीज़ हम डेली करते हैं ना तो वी गेट फेड अप, हम फिर उसमें उतना मज़ा नहीं आता कभी कभी, क्योंकि हमारा मतलब हम बोर होते हैं। एंड देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड आर्ट ब्लॉक। इस तरह बुक रीडिंग में रीडर्स ब्लॉक होता है ना, तो इस तरह कभी होता है कि मतलब हम एक चीज़ मतलब हम आर्ट बनाने के मूड में नहीं होते हैं या हमारा वो दिल नहीं करता। तो आपको कभी आर्ट ब्लॉक फेस हुआ है? मुझे तो लगता है हर रोज़ ही होने लग गया। अच्छा, ऐसा होता है ना कि आप जब एक चीज़ के ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट कर, एक तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, ऊपर से आप पेंट्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो मैं ऑयल के ऊपर अब काम कर रही हूँ। पहले एक्रेलिक करी थी, मुझे इतना इशू नहीं था, लेकिन अब मैं ऑयल पेंट के ऊपर काम करती हूँ। उसमें पेट्रोल की स्मेल इतनी तेज़ होती है, आप पेट्रोल तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे कंटिन्यूस अगर आपकी नाक में वो स्मेल जा रही है तो आपके सर में इतना शदीद दर्द होता है कि आपको रात को नींद ही नहीं आती। तो मेरे साथ ये वाला सीन होता है, नज़र ख़राब हो जाती है, ये सारी चीज़ें। और मेरी रूटीन ऐसे है कि मैं बिल्कुल एक दूसरे इंसान की उलट हूँ। रात को जागती हैं? लोग दिन में जागते हैं और रात में नहीं, लोग दिन में काम करते हैं रात को सोते हैं। मैं दिन में सोती हूँ, रात को काम करती हूँ। रात को? अच्छा, आर्ट वगैरह। मेरा ये सीन है कि जब मैं मतलब काम करने बैठूँ तो मेरा माइंड ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ कि मुझे किसी की चूँ चाँ की आवाज़ भी ना आए, मैं इस तरह। और अगर मुझे कहीं से भी कोई मतलब मेरा कॉन्सेंट्रेट ख़राब हो जाए एक बार, बस फिर वो काम कर सकती, छोड़ देती। अच्छा, फोकस होता है बिल्कुल। और इसमें तो यू हैव टू हैव दैट फोकस करना कि चीज़ को मतलब काफ़ी गौर से देखना और माइनर डिटेलिंग करना, तो काफ़ी मतलब फोकस का काम होता है। और दूसरी बात ये होती है, जब आस पास में से लोग गुजर रहे हो ना, तो आप लोगों को ये कमेंट जब पास हो रहे होते हैं यार ये तुमने आंख ठीक नहीं बनाई, तो बस आपका काम कर रही। अच्छा, उस टाइम आप सिर्फ 2 घंटे आंख पे ही बैठे रहे। तो फिर हाउ डू यू मैनेज जो लाइव स्केचिंग होती है ना किसी कंपटीशन में, तो आपने किया था ना वहाँ पे KLF में? अच्छा, उस तरह? हाँ, तो उस तरह लोग मतलब आसपास गुजरते हैं तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती आपको? वो आप अपनी इमेजिनरी से अगर इमेजिनरी अगर आप अपनी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो फिर वो आपको इजी होता है। लेकिन अगर आप किसी इंसान का ही फेस कैनवस में बना रहे हो, उसके ऊपर आपको नेगेटिव कमेंट एकदम से मिल रहा है जबकि वो कंप्लीट नहीं हुई भी वो चीज़, तो फिर आप उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, फिर वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ऑल्सो आर्टिस्ट के हवाले से मैंने एक बुक देखी थी, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट ना, तो आइदर हम इस तरह करते हैं कि हम हमारे कुछ फेवरेट आर्टिस्ट होते हैं ना, तो हम उनके मतलब कंटेंट या उनके आर्ट से इंस्पायर होके हम उसको काइंड ऑफ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आपने किसी को कॉपी किया या किसी से इंस्पिरेशन ली है? वो कौन लोग हैं? या
मैं किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लूँगी। पहले तो मैं अपने नाना अब्बू को ही रखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी सीखा है, इवन कि मुझे कैनवस बनाने भी नहीं आता था, मैं उन्हें कॉल करती थी, नाना अब्बू मुझे बता दे कैसे करना है, और नाना अब्बू ऐसे बेटा ये चीज़ यूज़ होती है, ऐसे करना है, ये नाना अब्बू पेंटिंग ख़राब हो गई, अब मुझे बताएं क्या करना है। आइडियाज़ भी उन्होंने ही दिए सब कुछ स्टार्टिंग में कि किस चीज़ से आपने काम स्टार्ट करना है। मैं उनके घर जाती थी, हम लोग चार्ट पेपर लेके बैठे रहते हैं पूरा दिन, नानो चीख रही होती थी, बस गन बचाने के लिए आ जाते हम लोग, ये वाला सीन होता था। लेकिन किसी आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट को चुन के कॉपी नहीं किया, हर बंदे की एक आर्ट देख के उससे इंस्पायरेशन लें और उसको कॉपी करें। लाइक 2-3 आर्टिस्ट की अगर आप आर्ट बना के एक अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं ना, एक अपनी आर्ट पीस, तो वो उन आर्टिस्ट से मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा खूबसूरत है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है? लाइक हम किसी, अब लेट्स सपोज हम किसी एक चीज़ को देख के ना, एक सैम्पल को लेके उसको ड्रा करते हैं और एक अपनी इमेजिनेशन से करते हैं, तो आप कौन सा प्रेफर करती हैं और किस में ज़्यादा मज़ा आता है? किस में ज़्यादा मज़ा आता है? मैं स्टोरी बेस के ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ। स्टोरी बेस लाइक किस तरह? लाइक जो ये है, जिस तरह अब ये है ना, मोर महादी हो गए, इनके पीछे एक कहानी है जो लोगों को नहीं पता। ये कौन है? ये जादूगर है, 19th सेंचुरी के जादूगर हैं। इनके पास कुछ पावर्स थी, लाइक ये बुरे इंसान भी नहीं थे और अच्छे इंसान भी नहीं थे, लेकिन इन्हें लोग जानते नहीं हैं। मैं चाहती हूँ मैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करूँ कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चले कि ये वो चीज़ें जो इन्हें नॉर्मल रूटीन में फेस करनी पड़ रही है, लेकिन ये इन लोगों के बारे में जिन लोगों ने ये मुश्किलात इनसे पहले फेस किए हैं, या जिन मरहलों से ये अभी गुजरे हैं, इन्हें मुश्किल लगते हैं, उनसे ज़्यादा मुश्किल मरहले और लोगों ने गुजार लिए, उन चीज़ों को मैं अपनी पेंटिंग में डालना चाहती हूँ कि लोग थोड़ा सा पेंटिंग्स के ज़रिए स्टोरीज़ को पढ़ें। पेंटिंग्स के ज़रिए स्टोरीज़ को पढ़ें, लाइक यू वांट टू पोर्ट्रे टेल स्टोरीज थ्रू योर पेंटिंग्स। और आई थिंक ये आर्टिस्ट का यही मतलब ख्वाहिश होती है ना, अगर वो राइटर हो, वो कोई भी हो, लेकिन उसके पास एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी को बयान करना चाहता है। तो आपका ये है, कोई लोग मतलब पोएम्स लिखते हैं, कोई शायरी करते हैं, कोई बुक्स लिखते हैं, कोई वीडियो के फॉर्म में करता है, लेकिन आर्टिस्ट एज इन जनरल अपनी स्टोरी को बयान करना चाहता है। तो आपके लिए मतलब अपना स्टोरी बयान करने का तरीका ये पेंटिंग्स हैं। सो इट्स लाइक हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट? अच्छा, ये बताएं कि आपने मतलब आप इससे, आपका पेज भी है ना, या अल्लाह खैर होगी। अच्छा, आपका पेज भी है ना इंस्टाग्राम पे, सही है? तो इंस्टाग्राम पे मतलब आपको ऑर्डर्स भी आते हैं ना, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? मतलब लोग आपको ऑर्डर देते हैं और इसको आप सेल करती हैं। यू आर 17 ईयर्स ओल्ड, सही है, यंग माशाल्लाह। तो आप मतलब अपने इस पैशन को से कुछ कमा भी रही हैं और अपने उस इंटरेस्ट का काम भी कर रही हैं, इसमें आपको क्रेज़ है। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर लेती हूँ कि मतलब मेरी जितनी भी ख्वाहिशात हैं अपने लिए, मतलब मुझे कुछ भी बाय करना हो अपने लिए, मुझे कभी नौबत नहीं आई कि मैं अपने पापा से कहूँ कि बाबा मुझे पैसे दे दें, मुझे खरीदना है। पहले तो मैं ऐसी ख्वाहिशें नहीं रखती, और अगर रखती हूँ तो फिर उसके लिए खुद मेहनत करती हूँ। ये मैं 7th क्लास में थी, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, मैं 7th क्लास में थी जब से मेरे माइंड में ये चीज़ है कि इंसान को इतना होना चाहिए कि वो अपनी ख्वाहिशों के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट ना हो कि आपको 100 रुपये भी चाहिए तो आप बाबा के आगे हाथ फैला रहे हैं, बाबा मुझे 100 रुपये दे दें। मेरा ये सीन कभी भी नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद बाबा भी बहुत प्राउड फील करते हैं अपने मतलब उसे। तो मैनेज का ऐसा सीन होता है, वैसे मैं अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी आर्ट अपलोड करती हूँ, ऑर्डर वर्क कम अपलोड करती हूँ, लेकिन जो मैंने अपना क्रिएट किया होता है ना, लाइक जो मैं एग्जीबिशन में पेंटिंग्स लेके जा रही हूँ, वो चीज़ें मैं अपलोड करती हूँ। उसके पीछे कहानी क्या है वो भी उसके साथ लिखती हूँ, ताकि अगर कोई इंटरेस्टेड है इसको बाय करने में या फिर इसके जैसा उसे कॉपी चाहिए तो फिर मैं उन तक वो प्रोवाइड करती हूँ। मेरे इतने कोई फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे, मतलब 3500 समथिंग है मेरे कुछ ना, लेकिन वो उन 3500 में अगर मैं खुद को 1 साल से पीछे करूं तो ये 3500 मैंने 1 साल में गेन किया। इंस्टाग्राम मेरी 2 साल से बनी है, लेकिन इतने फॉलोअर्स नहीं थे और इतनी सपोर्ट नहीं थी उनकी तरफ से। वो बस जो आपको सपोर्ट, छोटी मोटी सपोर्ट करते हैं, वो वाले फॉलोअर्स थे मेरे। अब मुझे उनके ज़रिए काम भी मिलता है। लोगों को हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं सिर्फ मतलब पेंटिंग्स के तो ऑर्डर्स नहीं लेती हूँ, लाइक कार्ड्स हो गए, कार्ड्स बनाती हूँ, बैजेस बनाती हूँ, पेंट करती हूँ, की चेन्स, मोबाइल कवर्स हो गए, दुपट्टे, ड्रेसेस डिज़ाइन करती हूँ, सब कुछ। तो लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट करते हैं, आप फीड देख लेते हैं, फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि आप इस चीज़ के चार्जेस बता दें, इस तरह।
तो उनको कोई भी काम कराना हो मैं उनको सारी डिटेल्स वगैरह सेंड कर देती हूँ, फिर अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर मेरे से काम कराते हैं। मतलब आप क्लाइंट्स प्राइमरीली यू फाइंड क्लाइंट्स थ्रू इंस्टाग्राम, इसके अलावा फेसबुक है। फेसबुक भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर देखा जाए सेलिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको ग्रुप्स नहीं मिलते इस तरह, जिस तरह आप पोस्ट कर रहे हैं अपनी आर्ट, वो मैसेजेस में आप लोगों को मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन वरना ऐसे आपको प्रॉपर ग्रुप्स नहीं मिलते। फ्रीलांसर्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रुप्स फेसबुक पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप कुछ भी करें लाइक आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, A to Z आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं उसके अंदर, अपनी डिटेल लिख सकते हैं। आप डिजिटल आर्ट भी कर रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग वो कर लेते हैं, हाँ। तो वहाँ से मुझे अगर मैं देखूँ इंस्टाग्राम मेरे टॉप पे आता है, लेकिन इंस्टाग्राम के बाद अगर मुझे जो अच्छी सपोर्ट मिल रही है वो फेसबुक पे थी। अच्छा, वहाँ पे लोग काफ़ी मतलब काम दे देते हैं वहाँ। अच्छा, तो उसका मतलब आप ऑर्डर्स लेके डेली पे काम करती हैं कि वीकली, क्या हिसाब होता है आपका? मैं तो बस जब मुझे काम मिल जाता है बस स्टार्ट कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है, फिर कस्टमर्स को बोलना पड़ता है कि आपको इतनी हम टाइम लिमिट देंगे और इतने टाइम में हम काम करेंगे, क्योंकि पेंटिंग्स का ऐसा होता है कि जिस तरह कि आपने कहा था आर्ट ब्लॉक हो जाता है, तो ये मेरे साथ इतना होता है कि मैं काम करते करते छोड़ देती हूँ, वो एक हफ्ता पड़ा रहता है, मैं एक हफ्ता काम नहीं करती, इस तरह होता है। और तो हाउ डू यू मैनेज दैट? उस टाइम में फिर क्या करती हैं? हाउ डू यू गेट बैक टू द नॉर्मल आर्ट थिंग? बस फिर वो जब कस्टमर्स कह रहे होते हैं दे भी दे थोड़ी सी मोटिवेशन देना पड़ता है। अच्छा, और जनरली मतलब लड़कियों में आर्ट का वो थोड़ा सा मादा जनरली भी होता है ना, लेकिन मतलब वो अब अपने लिए तो आर्ट करती हैं, लेकिन उसको क्लाइंट्स तक पहुंचाना या उसको पब्लिकली प्रेजेंट करना वो ज़रा शाय होती हैं ड्यू टू XYZ फैक्टर्स ना। तो उन लड़कियों को क्या कहेंगी आप, और इस फेज़ जर्नी में आपको क्या डिफ़िकल्टीज पेश आई, तो ये ज़रा बताएं। पहली बात ये कि जहाँ तक मेरा मानना है ना कि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 40% लड़कियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल हैं, मेरा मानना है। मैं अपनी सराउंडिंग की बात करूँ, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलती हैं। मुझे नहीं पता उनका इशू क्या है, लेकिन घर से बाहर चलो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो उस काम के थ्रू। आप अगर एक चीज़ में आप अल्हम्दुलिल्लाह आप उसमें कुछ कर रहे हैं, आपके पास ये टैलेंट है और आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस भी है, तो ये आपका राइट है कि आप उसे लोगों तक पहुंचाएं और उसमें आप अर्निंग करें या कुछ भी ना। तो मेरा मानना ये है, लेकिन लोगों का माइंड सेट एक जगह पे स्टक हुआ है, और वो ये है कि बस लड़कियों का काम है 10th तक पढ़ा है और उसके बाद शादी करा दी। हाँ, फिर बच्चों संभालो। इवन कि जिस एरिया में हम रहते हैं, मतलब जहाँ पे हमारा घर है, उस एरिया में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसी होगी जो घर से बाहर निकलती है। और मेरे पापा ने हम लोगों को इतना सपोर्ट किया है कि मेरे पापा का मानना ये है कि उनकी नज़र में एक लड़का और एक लड़की बराबर है। मतलब वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे बेटे ज़्यादा हैं और मेरी बेटियाँ कम हैं। हम लोग अपनी मर्ज़ी से स्टडी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, हम लोगों को कोई रोकथाम नहीं है। ये था कि शुरू में जब मैं मतलब मेरा इंस्टाग्राम बना था तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं थी, कहीं पे मेरी कहीं पिक्चर वगैरह कहीं नहीं होती, मैं लोगों को नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी लोगों से बातचीत करने में, और मैं इतनी अजीब सी थी ना कि मैं सामने बंदे के मैं बयान ही नहीं करती थी कि मैं ज़िक्र हूँ, मतलब खुद को हाइड कर लेती। लोग पूछते थे काम किसका हो, मैं छुप रही होती थी, ये मुझसे ना पूछे काम मेरा। तो उस फेस से आप तक किस तरह निकली, मतलब अपने आप को, क्योंकि अपने आप को पब्लिकली प्रेजेंट करना इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि मैं आज़म हूँ, मैं ज़िक्र हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो इसके लिए काफ़ी करेज की ज़रूरत, क्योंकि लोग होते हैं वो सिर्फ देखते हैं, आपको जज करते हैं, ये तो इस तरह, ये तो उस तरह है, सही है। तो मतलब उस फेस से निकलना और अपने आप को प्रेजेंट करना कि मैं ज़िक्र हूँ, तो वो किस तरह वो फेस पे किस तरह आया? वो ऐसे हुए कि बस ऐसे होता है ना कि आप जब एक काम करो तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोल देते हैं, ठीक है। तो अभी 1 साल पुरानी बात है, बस यही डेज थे, जनवरी फरवरी का टाइम था। तो मुझे एक NGO की तरफ से ऑफ़र आई थी कि मैं उनके साथ काम करूँगा, और मैं इतनी शायद थी कि मैं कभी भी ना जाती। मतलब वो पिछले 1 साल से मुझे ये बात कर रहे थे कि आप आएँ, हम आपको गाइड करते हैं, आपके पास टैलेंट है लेकिन गाइडलाइंस नहीं है कि आपने काम किस चीज़ के ऊपर करना है, कैसे करना है। मेरे पास मटीरियल अवेलेबल नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग जब बंदा लेता है वो भी अकेले अपनी पॉकेट मनी से जब कुछ कर रहा, आपको पता है आर्ट का सामान भी बहुत एक्सपेंसिव है, तो जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप कभी भी एकदम से आगे नहीं बढ़ सकते, आपको छोटे छोटे कदम से आगे जाना होता है। तो मेरा ऐसा सीन था, उन NGO वालों के साथ जब मैंने काम किया, दोस्ती डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो
स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस होती थी उनके साथ भी, मैं कहती थी मैं कहाँ आ गई हूँ ये सब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मैं जितना थैंक यू करूँ ना उन लोगों का कम है। मैं एक स्केचिंग से कह सकते हैं कि 300 के ऑर्डर से निकल के मैं अगर 10,000 तक मैं आई हूँ ना, तो ये सब मेरे सर की सपोर्ट है। अच्छा, जब मैं न्यू गई थी तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि पेंटिंग्स बनानी है। उन्होंने मुझे कुछ सैंपल्स दिए कि आपने इनको कॉपी करना है। पेंटिंग्स में बनाना अच्छा लगता था, लेकिन वो मटेरियल इतना एक्सपेंसिव था कि बंदा बाय करने से पहले 1000 बार सोचता है कि क्या करना है। तो उन्होंने मुझे ये ऑफर दी कि हम आपको सारा मटेरियल बाय करके देते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, हम आपको सिखाते भी हैं वीडियो बनाना। मोबाइल लाइट्स, रूम के लिए लाइट्स दिए उन्होंने, इवन के एक ब्रश तक उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो मेरे पास मौजूद नहीं थी उस टाइम। मतलब वो हफ्ता मुझे अभी भी याद है कि मैं अपना सामान देख के खुश होती रहती थी कि ये मेरे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई, मेरा ये चीज़ था। तो फिर मैंने मतलब जब आपको कोई सपोर्ट कर रहा हो, आपको कोई आगे बढ़ने का कह रहा हो, आपको आइडियाज़ दे रहा हो, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि आपने इस तरह करना है, ऐसे आपने वीडियो बनानी है, या आपने यूट्यूब पे डालनी है, इस तरह यूट्यूब पे डालते हैं, सब कुछ A to Z उन्होंने मुझे हर चीज़ गाइड की। कोई तकरीबन 4 महीने मैंने उनके साथ इस तरह काम किया, और मैं घर से काम करती थी, इवन कि मुझे वहाँ जाना भी नहीं पड़ता। मैं घर से पेंटिंग बना देती थी और वीडियो बना देती थी, और बस वो वीडियो और पेंटिंग में उनको दे आती थी। फिर वही पेंटिंग्स वो एग्जीबिशन में लगाते। मुझे एग्जीबिशंस कभी नहीं पता था कि पेशावर में एग्जीबिशन अरेंज होते हैं। मुझे सर फैज़ान और सर सलाम ने ये चीज़ें समझाई कि एग्जीबिशन है या इस तरह आप जाएँ, और ये वो सीकॉस में भी हुआ था, फिर वहाँ पे भी अवार्ड दिया था। फिर यहाँ पे मिस्टर हॉल में होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होता है, पेशावर यूनिवर्सिटी में होता है, जिनाह कॉलेज में होता है, मतलब जितने भी बड़े आपको इंस्टीट्यूट नज़र आ रहे हैं वहाँ पे एग्जीबिशन सब मस्ट कर दिए गए। UET में हुआ था क्योंकि इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस ये सब उनकी सपोर्ट से था, और अब माशाल्लाह मैं इतना अच्छा कर लेती हूँ कि अब मुझे किसी की सपोर्ट भी नहीं चाहिए। मतलब मैं अपना इतना अच्छा काम करूँ कि उन्होंने जो मुझे सिखाया था मैं उससे 10 गुना अच्छा कर रही हूँ। क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग बच्चों को इस्टेब्लिश करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप कुछ करें, आप में हिम्मत है। लाइक वो कहते हैं, मेरे सर का कहना था कि मैं एक बंदे को देखता हूँ मैं पहचान जाता हूँ कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है। तो आपके अंदर वो काबिलियत थी, लेकिन आपके पास आइडिया नहीं था, आपके पास वो माइंड सेटअप नहीं था जिस माइंड सेटअप से हम आपको देख रहे थे ना। तो बस ये उनकी सपोर्ट है, उनकी वजह से मैं आज पेंटिंग भी बना रही हूँ। और बस जो भी काम है ना, मैं कहती हूँ कि मैंने जितनी भी गाइडलाइंस उनकी मानी है, मतलब उन्होंने जिस तरह गाइड किया था वो सब कुछ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। अच्छा, और जनरली जो आप ये मतलब पोर्ट्रेट का तो कितना चार्ज करती हैं आप एक पोर्ट्रेट का, डिपेंडिंग ऑन लाइक अब लेट्स सपोज ये जो है ये 3, तो इनका क्या सीन है? ऐसे सीन है स्केचिंग, और स्केचिंग को अगर निकाल देना, पेंटिंग्स की बात हो रही है। पेंटिंग्स ऐसे होते हैं कि आप अगर जिस तरह आप मुझे एक कस्टमाइज ऑर्डर दे रहे हैं, तो मैं उसमें चेक करूँगी कि उसमें मेहनत कितनी हो रही है। मैं जिस तरह मैंने अपना एक सीन किया है कि अगर मुझे कोई कस्टमाइज ऑर्डर देता है तो मैं उसका पर और 2000 रुपीज़ निकालती हूँ। पर और 2000 रुपीज़, मतलब अगर उसकी पेंटिंग में मुझे 10 घंटे लग रहे हैं बनाने में, तो मैं उससे 20,000 में उससे चार्जेस लूँगी। अच्छा, और उस डिपेंडिंग ऑन लाइक कि उस पे कितना टाइम लग रहा है। ये हर आर्टिस्ट का अपना वो होता है, वैल्यू होती है कि 1 आवर का मैं इतना चार्ज करूँगा। नहीं, मतलब लोग अपनी मर्जी से, लाइक कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बस देखते हैं और एकदम से बोल देते हैं कि बस ये चार्जेस है, वो सोचते नहीं है, उन्हें उसमें लॉस भी होता है, उसमें उन्हें प्रॉफिट भी होता है। मैं पहले इस तरह करती थी कि मैं अपनी मटेरियल की कॉस्ट अलग कर देती थी, और जो कॉस्ट बच जाती थी वो मेरा प्रॉफिट होता था। लेकिन अब मैंने ऐसा सीन कर दिया कि मैं अपनी टाइम को देखती हूँ, जितना मैं एक चीज़ को वक्त दूँगी उतनी मैं उसकी पेमेंट दूँगी। और ये नहीं है कि मैं जानबूझ के वक्त ज़्यादा लूँगी, मतलब मैं अपनी, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है कि आप कोशिश करते हैं कि ये काम जल्दी खत्म हो। लेकिन अब इस पे तो आपका इतना टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी ये इतना एक्सपेंसिव है, ये क्यों? ये इस पे टाइम लगा, ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा। जब आप पोर्ट्रेट बनाते हैं ना तो आपका अच्छा खासा टाइम लगता है। जिस तरह इसका एक बाल आपको नजर आ रहा है, ये वाइट वाला ब्रश से हुआ हुआ है काम। अब ये इस वजह से भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये एग्जीबिशन में ज़्यादा होती है। अब कुछ पेंटिंग्स जिस तरह आप मुझसे अपनी मर्जी की कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो कस्टमाइज़ करा रहे हैं, तो वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। वो आपकी चॉइस कि मैं आपको बना के दे दूँगी, उसमें मेरा आइडिया नहीं है, मेरा माइंड नहीं यूज़ हुआ हुआ। माइंड आपका यूज़ हुआ है या आप किसी का काम कॉपी करने का कह रहे हैं, तो मैं आपको करके दे दूँगी। लेकिन ये वो चीज़ है जो किसी और के पास अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, ये मतलब आपका आइडिया है, सर आइडिया है। मैंने इतनी रिसर्च की है इसके ऊपर, इतनी मैंने
मैंने नॉलेज के पीछे हासिल किया, तो वो चीज़ जब मैं कर रही हूँ तो मैं क्यों से सस्ते में बेचूँ। हाँ सही बात है। तो और मतलब सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि ये एग्जीबिशंस में जा रही है, ये वो पेंटिंग है, ये कस्टमर का काम नहीं है, ये एग्जीबिशन में जाने वाली पेंटिंग है। आप एग्जीबिशन में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे इसके रेट्स लग रहे हैं। अब जब एक बंदा 40,000 में एक पेंटिंग खरीद रहा है तो मैं क्यों किसी के ऊपर 10,000 पे बेच रही हूँ? तो मैं यही सोचूंगी ना कि 40 पे बिक रही है तो ये उससे ऊपर भी जा सकती है। और जिंदगी मतलब आप जब जाती हैं एग्जीबिशंस ना, तो यू गेट एन आइडिया कि किस प्रोडक्ट की मतलब क्या प्राइस होगी ना, क्योंकि मतलब डिफरेंट लोगों से मिलना और फिर उनसे बातें करना, उनकी माइंडसेट देखती हूँ कि उनका मेरे काम के ऊपर क्या वो है और आपका क्या रोल मार्क्स है उसमें। तो आई थिंक एग्जीबिशन से आपको काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। तो आपका कितना टाइम हो गया मतलब एग्जीबिशन में जाते हुए? बस ये जब से मैंने NGO स्टार्ट की है 1 साल हो गया है। 1 साल से मैं तकरीबन कोई हर महीने में एक एग्जीबिशन लाजमी हम लोग जाते हैं, कहीं पे भी होता है तो हम लोग जरूर जाते हैं। ये तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग। और आपकी मेरे ख्याल से कम्युनिटी भी है जी इन आर्टिस्ट की ना? तो हाँ एडमिन भी मैं हूँ। अच्छा, ये तो आप बड़े लोग हैं फिर। अच्छा हमने असल में ऐसा था कि आर्टिस्ट हैं बहुत सारे, कुछ ऐसे हैं जो मतलब हाई लेवल के आर्टिस्ट हैं और कुछ ऐसे जो भी बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग है उनकी ना, तो उन लोगों को एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए जो हम लोग ही उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई और तो नहीं दे सकता। अब आर्टिस्ट के बारे में आर्टिस्ट को ही पता हो। सही बात है। तो ये चीज़ थी, तो मैंने एक माइंडसेट मेरा ऐसा था कि मैं चाहती थी कि मतलब छोटे से लेकर बड़े आर्टिस्ट को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए जहाँ पे सबकी वैल्यू बराबर हो, कोई बड़ा या कोई छोटा ना हो। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी, नहीं स्टोरी लगाई थी, तो मैंने उसमें लिखा था कि अगर कोई इंटरेस्टेड है आर्ट्स में आर्टिस्ट तो वो मुझे कांटेक्ट करे, सिर्फ पेशावर के। तो मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया और उसमें 78 to 80 आर्टिस्ट मेरे साथ ऐड हैं। उनकी एडमिन भी मैं हूँ, मेरी एक दोस्त है, हम दोनों एडमिन। तो हम लोग जिस तरह कोई इवेंट अरेंज होने वाला होता है पेशावर में, तो हम लोग उस ग्रुप में शेयर कर लेते हैं। अब हम एक बंदे को वो इन्फॉर्मेशन मिली है और उस एक बंदे ने डायरेक्ट 80 लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये चीज़ हम लोगों ने इसलिए बनाया ताकि हर बंदे को अवेयरनेस हो कि कहाँ पे क्या चीज़, क्या इवेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये ग्रुप इसलिए भी बनाया गया था कि ताकि उन छोटे आर्टिस्ट को बड़े आर्टिस्ट से इंस्पायरेशन भी मिले और उन्हें पता भी चले कि किस एग्जीबिशन में या किस कंपटीशन में किसकी कितने की पेंटिंग सेल हुई है, कौन सा मास्टरपीस सेल हुआ है और कहाँ पे अकेडमीज़ हैं, सब कुछ आर्ट से रिलेटेड हर डिटेल उसमें डिस्कस। तो मतलब जो बिगनर्स होते हैं तो वो आके आपसे सीख भी सकते हैं या मतलब आपसे मिल के दे गेट एन आइडिया कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं। और उनको कोई मुश्किल भी होती है ना तो वो मतलब डायरेक्टली टेक्स्ट भी कर देते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा। मुझे काफ़ी मतलब ग्रुप से आर्टिस्ट लोग टेक्स्ट करते हैं कि जिक्र हमें ये समझ नहीं आ रहा, आपने किस तरह किया था, कलर कंट्रास्ट समझ नहीं आ रहा, कलर थीम नहीं समझ आ रही। मैं सबको गाइड कर देती हूँ, क्योंकि जब आप इतने बिजी हो ना अपनी रूटीन में कि आप एक क्लास ना अरेंज कर सकते हो, तो ये सबसे अच्छा आइडिया कि आप ग्रुप बनाए और अपनी मुश्किल उसमें सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और जनरली जब आप मतलब थोड़े से पब्लिक में आते हैं ना तो लोग भी ज़रा वो टॉन्ट करते हैं या मतलब लोग कहते हैं कि इसको देखिए तो मतलब इंस्टाग्राम पे है, ये है, वो है, तो उन लोगों को आपने किस तरह वो टैकल किया है या उसको किस तरह ट्रीट करती हैं? मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मतलब मैं इतने छोटे दिल की हूँ ना कि मतलब मुझे अगर कोई आके कोई गलत बात भी कर तो मैं घर जाके रोने लग जाती हूँ और रोती भी कि वहाँ करके रोती हूँ। मम्मा के पैरों में बैठी होती हूँ, मम्मा समझा रही होती, कुछ नहीं हुआ, इतना लोगों का काम है बोलना, बस छोड़ दो ये वो। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा था और मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी स्टार्टिंग में जब मैंने काम शुरू किया था, ये तो लग ही नहीं रहा जो तुमने बनाया है ये तो, लेकिन बस आपको नेगेटिविटी की ज़्यादा तरफ इसलिए आप लोग चले जाते क्योंकि सराउंडिंग की जो चीज़ें वो मैटर करती हैं। अब मैंने इसके ऊपर एक पेंटिंग डिज़ाइन की थी और वो ऐसा था कि एक ब्लैक कलर की पेंटिंग थी और उसके ऊपर गोल्डन कलर की शार्क बनी हुई थी, वो मेरे आई थिंक तो NGO में लगी थी होगी। तो वो गोल्डन कलर की शार्क बनी थी। गोल्डन कलर हेल्थ वेल्थ या जितनी पॉजिटिविटी होती है वो हम गोल्डन से शो कर देते हैं। ब्लैक जो होता है वो डार्कनेस होती है, डिप्रेशन होता है। एक डिप्रेशन के ऊपर मैंने एक गोल्डन ब्रांच बनाई है, मतलब एक काले अंधेरे के ऊपर एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर मैंने उसकी कामयाबी को बनाया है, लेकिन उस कामयाबी के ऊपर इको थी और वो इको लोगों की हंसने की आवाज़ें थी, लोगों के बोलने की इको थी वो सारी। तो वो पेंटिंग मैंने डिज़ाइन की थी और उस पेंटिंग के अंदर दरमियान में मैंने एक इंसान का फेस बनाया था जो दिमागी तौर पे इतना डिप्रेस था
कि वो चीख रहा था। मतलब एक इंसान आपको नॉर्मली देखने में ठीक लगता है, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। और वो किस वजह से होता है? सराउंडिंग की बातों की वजह से। मतलब एक बंदे को कुछ भी नहीं जा रहा कि अगर वो सामने वाले को सपोर्ट कर दे, लेकिन पता नहीं वो शायद उसके पैसे लग रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने ज़रूर इसके अंदर से खामी निकालनी ताकि इसे पता चले। अब जब मैं लोगों को इस चीज़ के ऊपर गाइड करती हूँ तो मुझे वो उल्टा जवाब देते हैं कि जब तक आप किसी को उसकी खामी नहीं बताओगे वो बेहतर नहीं कर पाएगा। तो आप उसकी काबिलियत उसे दिखाओ ना आगे, आप उसकी खामी बता के उसे डेट कर देते हो। वो लोग नहीं, आपको पता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खामियां सामने वाले से सुन के खुद को इम्प्रूव करते हैं। बाकी मैं जहाँ तक ख्याल है ना कि 80% लोग ऐसे हैं जो आप अगर उन्हें ज़रा सा सपोर्ट करेंगे ना तो वो 10 कदम आगे बढ़ेंगे। ये वाली सही बात है, ऐसा ही है। तो लोगों का तो यही सीन होता है ना। तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में मैंने जब इंस्टाग्राम बनाई थी, मेरे साथ जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने मुझे मैसेजेस कर करके कहा था तुम बंद कर दो, तुमसे नहीं होगा और ये चीज़ है ना। और फिर वक्त के साथ साथ मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, लोगों को देखा है काम किस तरह होता है। सबको बाबा ने सपोर्ट किया है, मम्मा ने सपोर्ट किया है, हर चीज़ में फैमिली साथ खड़ी हुई है। इवन कि मेरे चाचू चची ताया बू ये लोग भी ना इतने ज़्यादा सपोर्टिव है ना कि अगर मैं अगर मेरी कोई किसी परेशानी होती है और मैं एक बार किसी से डिस्कस कर दूँ बस समझे वो परेशानी ख़त्म हो गई। इतने सपोर्टिव है। अच्छा। तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ मैटर ही नहीं करता। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा सराउंडिंग की बातों को दिल पे ले लेती थी और रोती रहती थी। इवन कि मैंने दरमियान में अपना काम भी छोड़ दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। एक तरह से मैंने कोई 1 मंथ गैप ले लिया था कि मैं नहीं करूँगी और मेरा ये प्लान था बस ख़त्म हो गया। बट फिर फैमिली ने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ये करना है और ये तुम्हारा पैशन भी और तुम कर भी सकती हो, तो फिर आगे तुम क्यों सोचती हो। अब ऐसा सीन है कि कोई बोलता रहे जिक्रा को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बेस्ट है। सही है। तो आई थिंक दैट्स इट, हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। सही है, आप इनको फॉलो कर सकती है ऑन आर्ट्स बाय ज़िक्र, राइट? हाँ, और इंशाल्लाह और कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, बस एक लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी आप? एक मैसेज दूंगी और वो मैसेज ये कि मतलब कोई भी किसी से कम नहीं है। आप मतलब लोगों को लगता है कि हम में कोई काबिलियत नहीं है और मुझे ये लगता है कि आप में काबिलियत है, आप उसे नज़रअंदाज करें। आप अगर कुछ करना चाहें, जिस तरह मुझे खुद देख लेना, मैं पैदा होते आर्टिस्ट नहीं पैदा हुई, मैंने वक्त के साथ साथ गेन किया सब कुछ। तो अगर कोई बंदा है उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, लड़कियों के लिए तो 1000 काम है। आप घर बैठे आप कुकिंग कर सकते हैं। मैंने इतने सारे देखे हैं घर के किचन हैं, इंस्टाग्राम पे आपको पेजेस भी मिलते हैं उसमें किचन वाले और इस तरह वो घर से कुकिंग करके लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी एक छोटी सी बेकरी बना सकते हैं घर में ही। आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं, आपको अपना फेस शो नहीं करना, आप ना करें, आप सिर्फ काम पे थे वहाँ से। कढ़ाई हो गई, कढ़ाई सिलाई हो गई, आप ड्रेस डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने घर का एक्स्ट्रा मटेरियल निकाल के कुछ कर लो, लेकिन स्टार्ट करो। और लड़कियों का ये माइंड सेटअप बन गया कि उन्होंने कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठ के शादी करके बच्चे पालने, यही वाला सीन है, डायपर चेंज करने बच्चों के। तो मैं बस यही कहूँगी कि ये हर लड़की का राइट है कि वो सिर्फ एजुकेशन हासिल ना करे, वो अपने लिए कुछ करे, इतना करे कि उसे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर कि अगर उसे मुश्किल वक्त में ज़रूरत है तो उसे खुद की होनी चाहिए, दूसरे की नहीं। बस ये वेरी इंटरेस्टिंग। सही है, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंस्टाग्राम जर्नी और सब कुछ सही है। और इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह। एंड अस्सलाम वालेकुम।